तो भाई साहब, इंडिया रिसेंट अभी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से निकल रहा है, जहाँ पे कंटिन्यू हमें स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं कि पहला स्टूडेंट प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ सीजेपी की लीडरशिप के अंदर, और दूसरा जो ह्यूज प्रोटेस्ट चल रहा है वो इस समय चल रहा है झारखंड के अंदर स्टूडेंट डिमांड्स को लेकर। बेसिकली जो इनकी जो एक इनिशियल डिमांड है या इशू है वो है एग्जाम लीक्स को लेकर, करप्शन को लेकर। अब बात की जाए कि पहले हम पहले आते हैं सीजेपी की फाउंडेशन के ऊपर, कि सीजेपी की फाउंडेशन होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक स्टेटमेंट के ऊपर, जिसमें उनके सो कॉल्ड उनकी स्टेटमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया कि उन्होंने इंडिया के बेरोजगार युवाओं को एक तरीके से पैरासाइट और कॉकरोच बोल दिया। इसके ऊपर एक आइडियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती है सोशल मीडिया के ऊपर, कॉकरोच जनता पार्टी, और वो उसको लेके एक मास मूवमेंट, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसा व्यक्ति, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो इंडिया के बेरोजगार युवाओं को है, उनको पैरासाइट और कॉकरोच से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एक मिस इंटरप्रिटेशन थी जो कि बाद में उन्होंने खुद क्लैरिफिकेशन दिया था। लेकिन उनके फॉर्मेशन के बाद, क्योंकि एक जो बेरोजगारी और जो जॉब यूथ है वो एक सेंटीमेंट इशू होता है, तो लोग उससे जुड़ते चले गए और एक मास हिस्टेरिया, एक मास मूवमेंट क्रिएट करके इन्होंने एक सीजेपी की फाउंडेशन के रातों रात इन्होंने मिलियंस में लोगों को इकट्ठा कर लिया। अब बात आती है कि जिस स्टेटमेंट के बेस पे, जिस व्यक्ति की स्टेटमेंट के ऊपर आपने एक फॉर्मेशन की, आपने एक ग्रुप बना लिया, एक सोशल मीडिया पर एक मूवमेंट शुरू कर दिया, तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर जुडिशियल रिफॉर्म की होनी चाहिए थी। अकाउंटेबिलिटी तो सबसे पहले आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आपको सेट करनी चाहिए थी, जो इनिशियली आपने किया भी। आपका जो इनिशियल पैम्पलेट था उसके अंदर आपने किया था जुडिशियल रिफॉर्म के अंदर, आपने बोला था कि जो जजेस रिटायर होने चाहिए उन्हें कोई भी संसद के अंदर सीट या राज्यसभा के अंदर सीट पोजीशन नहीं देनी चाहिए, या उसके ऊपर प्रतिबंध होने चाहिए। प्लस आपने वुमन रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन की आपने बात की, इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की। लेकिन अब क्योंकि आपको वो चीज़ दिखाई नहीं, ग्राउंड लेवल पे आपको उसका सपोर्ट मिला नहीं, तो आपने उस सॉफ्ट कॉर्नर को हिट किया, उस टारगेट को हिट किया जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स आपके ऊपर आते, आप उसको अचीव करते और एक मास मूवमेंट आप लेके जा सकते थे। तो आपको दिखाई दिया नीट लीक, नीट स्कैम। चलो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक था, आपने अच्छी बात की, आपने आप मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, लोगों को, स्टूडेंट्स के राइट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, आप उसको ऑन ग्राउंड लेकर जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप जंतर मंतर पे पहुँचते हैं तो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कुछ। कि पहली तो चीज़ कि आप बोलते हैं कि आप एक स्टूडेंट यूथ विंग को आप सपोर्ट करके आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि 3 के 3 मेंबर जो हैं, इनके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, सारे के सारे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, सारे आम आदमी पार्टी के मेंबर्स हैं। चलो ये भी ठीक है, मान लिया। लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए जिस मंच को बनाया गया था, उस मंच पर हर वो इंसान आ रहा है, हर वो आइडियोलॉजिकल इंसान आ रहा है जो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट मूवमेंट को एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर में कन्वर्ट कर देता है। अब आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर कहने का सेंस ये कि वहाँ पे रिलीजियस स्लोगन्स लग रहे हैं, वहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पहुँच रही, सारी अपोजिशन पार्टीज़ पहुँच रही, सारी वो पार्टीज़ पहुँच रही हैं जो सत्ता के विरोध में थी, सत्ता के खिलाफ थी। फिर बोला गया कि डेमोक्रेसी खतरे में है, राइट टू प्रोटेस्ट, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन वायलेशन हो रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि जब बात होती है डेमोक्रेसी खतरे में है, तो डेमोक्रेसी चलो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी लोगों की इलेक्टेड गवर्नमेंट को कुछ प्रोटेक्शन भी देती है, क्योंकि जो लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं वो लोग कम हैं, लेकिन जिन्होंने उन्हें सरकार में बना के वहाँ भेजा उनके नंबर ज़्यादा हैं। इसलिए ये बोल के उनके राइट्स नहीं छीने जा सकते कि सरकार से ये गलती हुई है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, प्रोटेस्ट में जो सपोर्ट करने वाले थे सारी की सारी अपोजिशन पार्टी के लोग थे, सारे के सारे ने मंच जाके शेयर किया, स्लोगन्स दिए, अपने विचार दिए। तो ये क्या नहीं माना जा सकता कि जो प्रोटेस्ट के अंदर लोग आए थे, ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार के खिलाफ बातें हो रही थी, तो उसमें अपोजिशन के लोग नहीं थे या अपोजिशन के सपोर्टर्स उसके अंदर नहीं थे, बिल्कुल शामिल थे। और इस वजह से जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट मूवमेंट था, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर ज़्यादा बन जाता है। क्यों? हमें हर वो चीज़ दिखाई देती है जो कहीं ना कहीं लोगों इंडियंस के सेंटिमेंट्स में एंटी नेशनल होती, धर्म विरोधी होती, वो सारी चीज़ें दिखाई देती है, चाहे नाम रहेगा अल्लाह का हो, चाहे किस तरीके के स्लोगन हो, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर एक बात निकल कर आती है कि एक हिस्टेरिया क्रिएट किया। चलो पहले तो सीजेपी के नाम पे ऐसा बोल दिया कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको कॉकरोच बोल दिया गया, उसके बाद रेफरेंस ले लिया गया बांग्लादेश और नेपाल के अंदर जेन जी मूवमेंट को। अब वो जेन जी वहाँ से एकदम फेमस करके उसको इंडिया के अंदर थोप दिया गया कि इंडिया के अंदर भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी जेन जी प्रोटेस्ट है। जबकि जेन जी की यदि आप डेफिनेशन देखोगे तो स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया के लोग ही जेन जी के अंदर आते हैं, लेकिन यदि आप प्रोटेस्ट उठा के देखोगे तो जो लीडरशिप कर रहे हैं वो खुद मिलेनियल्स थे, वो खुद जेन जी नहीं थे। लेकिन प्रोटेस्ट किसके नाम पे हो रहा है? जेन जी करके आपने एक हाइप बना दी।
तो हर एक आदमी अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझने लगा, रेवोल्यूशनरी समझने लगा, हर वो इंसान जाके उसके अंदर शामिल हुआ। इसके बाद उस जेन ज़ी प्रोटेस्ट में हाथ सेकने हर पॉलिटिकल पार्टी पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल, भीमसेना के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर, तो और अरुंधति भट्टाचार्य जैसे लोग सारे के सारे वहाँ पहुँच रहे हैं, सारे के सारे अपनी आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कर रहे हैं। तो अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि बहुत अच्छी चीज़ थी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, जेन ज़ी प्रोटेस्ट था, लेकिन जब उस मंच से, जिसे स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट के लिए बोला गया, उस मंच से ये सारी चीज़ें हो रही थी जो लोगों के दिमाग में हिट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं अपोज तो होना था। तो इनका विरोध होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि आप नेशनल एंटी नेशनल देखेंगे तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। हर वो चीज़ जो किसी के इंटरेस्ट को हिट करेगी, इंटरेस्ट को सपोर्ट करेगी, वो नेशनल हो जाएगा, नहीं करेगी तो एंटी नेशनल हो जाएगा। ये बात तो फैक्ट है। तो इसके बाद इसका अपोजिशन शुरू हो जाता है, विरोध शुरू हो जाता है। तो दो धड़ में मूवमेंट बढ़ जाता है। एक तो वो सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो सपोर्ट कर रहे थे उनकी बहुत अच्छी बात थी, और जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे उन्हें उस जगह पे ढूंढ के मारा गया, चाहे वो मीडिया चैनल्स हो या फिर हर वो इंसान जो कि बीजेपी सपोर्टर हो या रूलिंग गवर्नमेंट का सपोर्टर हो। इस एग्जाम्पल से तो जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी खतरे में है, और उनके खुद के प्रोटेस्ट में डेमोक्रेसी नहीं थी। वो वहाँ पे हर उस इंसान को मारा गया, हर उस मीडिया चैनल को मारा गया जो सरकार के पक्ष में था किसी भी तरीके से। फिर बात आती है कि डिमांड क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी एट द एंड हो गया। आपने वायलेंस कर लिया, तोड़ फोड़ कर ली, लाठीचार्ज हो गया, पुलिस ने पब्लिक को मारा, स्टूडेंट्स को मारा, स्टूडेंट्स ने पुलिस वालों को मारा। लेकिन बात दोनों साइड से अपोजिशन, सरकार ने स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया और जो स्टूडेंट लीडर्स थे उन्होंने पुलिस वालों को क्रिटिसाइज़ किया। तो गलत तो दोनों थे ना, जिनने मारा वो भी गलत थे, जिन्होंने मार खाई वो, दोनों साइड से चीज़ें हुई। बट एट द एंड चलो रेजिग्नेशन हो गया धर्मेंद्र प्रधान का। अब एक चीज़ बताओ कि 2 सीट्स थी, ए वाले को उठा के बी पे बैठा दिया, बी वाले को उठा के ए पे बैठा दिया, इससे क्या चेंज हुआ? यदि आपको रिफॉर्म करने थे, एग्जामिनेशन का रिफॉर्म करने थे, आप एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करते ना, एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स की बात करते ना। एक रेजिग्नेशन लेके आपने सिर्फ अकाउंटेबिलिटी तय कर दी कि चलो अगर आपसे गलती हुई, इन फ्यूचर किसी से भी गलती होती है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके एक अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी जाएगी। चलो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप एक चीज़ बताओ कि क्या जो करप्शन हुआ वो हाई लेवल पे हुआ था? करप्शन होता है ग्रास रूट लेवल से, जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। चाहे जो नीट के रिजल्ट, जो नीट में सीबीआई की जो इंक्वायरी हो रही है उसके लिए आप डाटा उठा के देखोगे तो उसमें ये बोला गया है कि लोगों ने उन आंसर्स को, उन क्वेश्चंस को मेमोराइज कर लिया था, जिन्होंने पेपर सेट किए थे, जो उसको अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने वाले थे, उन्होंने उन क्वेश्चंस को रट लिया था और मेमोरी के बेस पे एग्जाम लीक किया गया है। तो जो लीक हुआ वो हायरार्की बेस पे नहीं हुआ था, वो ग्राउंड लेवल से शुरुआत हुई थी। चलो आपने अकाउंटेबिलिटी तय कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी इससे तय नहीं होती है। आपको करना ये चाहिए था कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स करने चाहिए थे। बात एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की, पैटर्न की बात होनी चाहिए थी, डिजिटलाइज किया जाना चाहिए था। लेकिन चलो ठीक है, जो भी ठीक है, अच्छी बात। सरकार इसके बाद एक बिल भी लेकर आ जाती है, एंटी लीक बिल भी आ जाता है। अब एंटी लीक बिल जब आता है तो उसका विरोध करने वाले कौन होते हैं? वही लोग होते हैं जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के सरकार के खिलाफ बातें की, ये सरकार का विरोध किया। विरोध करना बिल्कुल नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ की आपने, लेकिन जब बिल प्रेजेंट किया गया तो सपोर्ट भी करना चाहिए था। सपोर्ट करने की जगह सबने उसका विरोध किया। तो जो दोहरी मानसिकता है, दोहरे चेहरे हैं, वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। पागल फुद्दू कौन बन रहा? जेन ज़ी के नाम पे बच्चे बन रहे। मार किसने खाई? जेन ज़ी के नाम पे बच्चों ने खाई। जेन ज़ी के नाम पे प्रोटेस्ट में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई। जैसे ऐसा कभी हुआ था इंडिया के इतिहास में? किसी भी आंदोलन अंग्रेजों के समय से लड़े गए, इसके पहले भी बहुत आंदोलन हुए। जितनी एब्यूजिव लैंग्वेजेस का यूज़ इस प्रोटेस्ट में किया गया, एक देश के सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति के खिलाफ, हर उस इंसान के खिलाफ जो सत्ता में था या जो सत्ता का समर्थक था या फिर समर्थक मीडिया हो, किसी की बात, भरसक गालियाँ दी गई। इस तरह की गालियाँ दी गई जो शायद आपने इस प्रोटेस्ट के पहले किसी भी प्रोटेस्ट में इस तरह की गालियाँ देखी होंगी। तो क्या आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जेन ज़ी के नाम पे जो हाइप बनाई गई, इनको बिल्कुल रेवोल्यूशनरी माइंडसेट, सुपर इंटेलेक्चुअल बता दिया गया। तो वैसा कुछ नहीं था। नेगेटिव इम्पैक्ट्स बाद में आप देखे होंगे कि जिन लोगों ने हरकतें की एट अ टाइम जनता के सपोर्ट से, वहाँ के शोर के अंदर सबने एक हाइप लेने की कोशिश की, अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब उसके बाद उनके साथ क्या हो रहा है न्यूज़ मीडिया में वो भी दिखाई दे रहा है कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भावनाओं में बह के वो चीज़ें कर दी। बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स सोशल मीडिया पर भी बैठे हुए हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी बैठे हुए हैं, ध्रुव राठी जैसे, और बहुत सारे ऐसे, इनकी फ़ोटोज़ ये दिखाई दे रही होंगी इस टाइप के लोग, जिन्होंने भरसक
जाके वहाँ पर क्रिटिसाइज कर सपोर्ट किया। लेकिन बात जब आती है कि मैं नेताओं की भी बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी बात कर रहा हूँ, बात जब आती है कि कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी और सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि एक आप CJP को ध्यान में रख लो जो दिल्ली के अंदर हुआ, उसके बाद आप दूसरा ध्यान रख लो जो पंजाब के अंदर हो रहा है, एग्ज़ाम लीक भी हुआ, प्रोटेस्ट भी हुआ, उसके बाद झारखंड के अंदर ऑन गोइंग है, चल रही चीज़ें। कितने पॉलिटिकल लीडर्स सपोर्ट करने पहुँचे, कितने ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पर पहुँचे। एक चीज़ होती है ग्राउंड में जाके एक एक सेकंड की वीडियोस दिखाना, एक एक सेकंड का अपडेट देना, दूसरी चीज़ होती है कि एक फॉर्मेलिटी करके एक स्टेटस अपडेट कर देना। राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर इलाहाबाद जा रहे हैं, दूसरी स्टेट्स के अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल भरसक स्टूडेंट एजुकेशन, एग्जाम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर, वो आदमी झारखंड नहीं जा सका, जबकि उन्हीं की समर्थित सरकार है वहाँ पे। आप वहाँ क्यों नहीं गए? रेजिग्नेशन क्यों नहीं मांगा गया वहाँ पे? क्योंकि पता है इतिहास यदि आप उठा के देखेंगे तो कांग्रेस के समय भी भरसक, ये आप देख रहे होंगे, भरसक एग्ज़ाम लीक्स हुए हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी इस्तीफ़ा नहीं दिया गया। और रही बात आम आदमी पार्टी की, पंजाब में मांग लेते, चलो ठीक है, नहीं मांगा। इन्होंने तो खुद CM पद से इस्तीफ़ा जब दिया था, जब जेल से इनको बाहर नहीं आने दिया गया और बहुत समय से इनके ऊपर प्रेशर है, तब जाके तो इन्होंने जेल से इस्तीफ़ा दिया, मनी से शो दिया, इस्तीफ़ा देने को रेडी नहीं थे, अंडर प्रेशर के इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। तो जो लोग दूसरे की अकाउंटेबिलिटी की बात करते खुद ही अकाउंटेबल नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी को क्या बचाएंगे? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकल कर आती है कि एक हाइप बनाई जा रही है, एक ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है कि स्टूडेंट्स के नाम पे अब झंडे गाड़े जाएंगे। कहीं कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो, स्टूडेंट्स कम होते हैं, पार्टी समर्थक ज़्यादा होते हैं, चाहे आइसा हो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सबके चेहरे आपने देखे। यदि आप इनको समझना चाहते हैं तो एक बैलेंस अप्रोच लीजिए, इंटेलेक्चुअल बनिए, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ कीजिए, प्लस क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, तभी आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, तभी आप इंटेलेक्चुअल कहलाएंगे। रही बात, अगेन मैं बोलूँगा, डेमोक्रेसी खतरे में अगर होती, अगर डिक्टेटरशिप होती, तो जितने लोगों ने जो भी इस तरीके से हमने देखा दिल्ली प्रोटेस्ट में जो भी हुआ, हर एक की अकाउंटेबिलिटी तय कर दी गई होती, हर एक जेल के अंदर होता, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई होती। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दैट मीन्स कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी की बात मैं फिर बोलूँगा कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और सरकार चुनने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि जिन लोगों ने सरकार को चुना है उनको सरकार को रिप्रेजेंट करने देने का भी होता है, कि सरकार को रिप्रेजेंटेशन करना है। और वो सिलेक्टेड, जो क्योंकि मेजॉरिटी लोगों ने सिलेक्ट करके सरकार को बनाया है, तो उनकी बात ज़्यादा सुनी जानी चाहिए, ना इसके कि अपोजिशन पार्टीज खड़ी हो जाएं, एक मास मूवमेंट खड़ा करके सरकार को अनस्टेबल करने की कोशिश करें। तो डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। बाकी जय श्री महाकाल, जय श्री राम।